हेलो एवरीवन। आज से मैं एसएससी स्टेनोग्राफ़र के लिए जो है प्रैक्टिस सेट शुरू कर रहा हूँ इंग्लिश का। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट होगा ये। टोटल 10 सेट मैं कराऊँगा आपको। इंग्लिश के टोटल 100 क्वेश्चन के 10 सेट मैं कराऊँगा। एक साथ मैं 100 क्वेश्चन नहीं ले रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। मैं इसको आपको 5 पार्ट में 100 क्वेश्चन को 5 पार्ट में बनाऊँगा। 20-20 क्वेश्चन का 5 में पार्ट आपको बनाऊँगा, ठीक है। ये आपको पूरा देखना है। ऐसे करके मैं 10 वीडियो मतलब 10 प्रैक्टिस सेट आपको कराऊँगा। मतलब टोटल 50 वीडियोस होगा और ये 50 वीडियोस टोटल आपको फ्री है, ठीक है। आपको इसके लिए बिल्कुल एक भी रुपए पे नहीं करना है। जितने भी स्टूडेंट्स एसएससी स्टेनोग्राफ़र की तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने थोड़ा बहुत ग्रामर पढ़ा हुआ है, उनके लिए ये वीडियो बड़े ही इम्पोर्टेंट होंगे। मैं गारंटी लेता हूँ अगर आप ये पूरा 10 सेट आप मेरा ये लगा के जाते हो, ठीक है, तो इंग्लिश में आप 75 प्लस ही रहोगे। 75 नंबर से कम आपके इंग्लिश में नहीं आने हैं, इसकी गारंटी है, ठीक है। तो सभी लोग इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखेंगे। और एक चीज़ आपको मैं फ़ीस बिल्कुल नहीं ले रहा हूँ, लेकिन आपको मेरे लिए करना क्या है, इस वीडियो को जितने भी एसएससी स्टेनोग्राफ़र के बच्चे तैयारी कर रहे होंगे इस समय, क्योंकि कोचिंग की वजह से वो आपके कोचिंग में तो जा नहीं पा रहे होंगे, तैयारी उनकी बहुत अच्छी से हो नहीं पा रही होगी, बस उनके मदद के लिए मैंने ये वीडियो बनाया हुआ है। तो आपको करना क्या है, आपको करना यही है कि उन तक इस वीडियो को पहुंचाना है। कोई भी फ़ीस इसके लिए नहीं लगनी है। आप उन तक, उन ज़रूरतमंद हमारे प्यारे विद्यार्थियों तक इस वीडियो को क्या करना है, आपको उन तक पहुंचाना है। अच्छा, वीडियो देखना कैसे है, पहले तो बात ये समझ लो, ठीक है। तरीका समझ लो कि आपको वीडियो देखना कैसे है। ये जितने भी क्वेश्चन हैं, आज मैंने 20 क्वेश्चन लिए हैं जो कि कॉमन एरर और सेंटेंस इम्प्रूवमेंट से है। 10 क्वेश्चन आपका कॉमन एरर का आता है एसएससी स्टेनोग्राफ़र में, और 10 क्वेश्चन आपके सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के आते हैं। तो ये 20 क्वेश्चन आज मैंने लिए हैं। कल के वीडियो में आपका फिलअप होगा, एंटोनिम सिनोनिम्स होगा, इडियम फ्रेज़ होगा। ये 20 क्वेश्चन कल के आपके वीडियो में मिलेगा। कल या आज शाम तक ही मैं कोशिश करूँगा एक दिन में मैं आपको 40-40 क्वेश्चन कराते चलूँ, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत? अच्छा, वीडियो देखना कैसे है, देखो जिस तरीके से बता रहा हूँ वीडियो उसी तरीके से देखोगे तो फिर फ़ायदा होगा, अदरवाइज़ वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इस चीज़ को आप बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करना। आप पहले इस जो स्क्रीन पे क्वेश्चन आपको दिख रहा है इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। मैं सारे क्वेश्चंस आपको एक बार दिखा दे रहा हूँ, आप मेरे साथ साथ स्क्रीनशॉट लेते चलो। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिए, चलो नेक्स्ट। आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। 10 क्वेश्चन हो गए। आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, ठीक है। 11 से 12, 13 से 14 का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 15 से 16 का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 17 से 18 का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 19 से 20 का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सभी लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब देखो आपको करना क्या है, ठीक है। करना आपको ये है, जैसे ये क्वेश्चंस है, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लिए हो सभी लोग। आप वीडियो को अभी बैक करो, अभी आपने जो स्क्रीनशॉट लिया उस पर जाइए और सारे क्वेश्चंस पहले आप खुद से सॉल्व कर लो। सही गलत जो भी होगा नो मैटर, ठीक है, डजेंट मैटर। आप पहले क्या करो, सारे क्वेश्चंस को क्या करिए, आप लोग सॉल्व करिए। उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद आंसर आप लिख लो एक पेज पे ABCD करके, ठीक है। अब आप वीडियो को मेरे शुरू करो। अब जहाँ से मैं वीडियो का सॉल्यूशन आपको दे रहा हूँ वहाँ से आप वीडियो क्या करिए, शुरू करिए। अब आप देखते जाओगे तो यहाँ से क्या होगा, आपने गलती क्या की है वो आपको समझ में आएगा, ठीक है। डायरेक्ट वीडियो देखोगे तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, इसको मैं पहले बता रहा हूँ। ऐसे क्या होगा कि आप अपनी गलती को देखोगे कि आपने गलती क्या की हुई है और उस गलती को आप सुधारोगे, ठीक है। जो भी नए पॉइंट मिलते जाएंगे, जो भी आपको नहीं पता होगा, शायद इसीलिए गलती हुई हो, या कभी कभी जल्दीबाजी में गलती हो जाती है, ठीक है। तो जो भी रीज़न होगा, अगर आपको नहीं पता था तो तुरंत आप उस पॉइंट को क्या करोगे, नोट करोगे, ठीक है। ये तरीका होना चाहिए मेरे ये 10 सेट देखने का। अगर इस तरीके को आप फॉलो कर रहे हो तो मेरी गारंटी है 75 प्लस, इंग्लिश में 100 में 75 प्लस आपका आना ही आना है, ठीक है। तो 75 प्लस आपको जाने के लिए आपको ये मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो स्पीड थोड़ा सा मैं तेज़ रखूँगा क्योंकि 20 क्वेश्चन है, अदरवाइज़ वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, ठीक है।
On the busy national highway 40 we witnessed a collision between a truck and a bus। अब देखो यहाँ पे एक वर्ड आ गया, इसीलिए मैंने कहा कि जितने वीडियोस मैं बनाते जाऊँ आप उस पर एनालिसिस करिए, केवल देखिए नहीं, केवल टाइम पास नहीं करिएगा उस पर, ठीक है। मैंने जैसे कल फिलअप का वीडियो बनाया था, कल मैंने 10 क्वेश्चन फिलअप पार्ट 3 दिया था। आई होप सब लोगों ने देखा नहीं होगा, है ना, क्योंकि घर पे बैठ के आप बस व्हाट्सअप और फेसबुक चलाओ, ठीक है। कल मैंने 10 क्वेश्चन, जितने भी लोग ऐसे स्टेनोग्राफ़र के मेरे सारे वीडियोस देखो इंग्लिश के, मैं गारंटी लेता हूँ एग्ज़ाम दे के आना, कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताना, ठीक है, कि आपको फ़ायदा हुआ कि नहीं वीडियो देखने से। अगर कल आपने मेरे फ़िलअप की वीडियो देखी होंगे, उसमें मैंने कोलिजन के बारे में एक फ़िलअप था जिसकी मीनिंग मैंने बताई थी, है ना। जिन लोगों ने वो देखा होगा उसको ये एरर तुरंत दिख जाएगा, अदरवाइज़ घूमते रह जाओगे, आपको इस क्वेश्चन में एरर नहीं दिखेगा, क्योंकि यहाँ ग्रामर से नहीं, यहाँ वो कैब से एरर है। इस क्वेश्चन में जो एरर है वो किससे है, वो कैब से है। कल मैंने एक शब्द बताया था कोलिजन, आप जाके देखिए पार्ट 3 का वीडियो फिलअप का, वहाँ कोलिजन के बारे में मैंने मीनिंग दिया हुआ है। कोलिजन का मतलब होता है मिली भगत। क्या होता है, मिली भगत। और एक वर्ड होता है कोलिजन, COLLISION। इस कोलिजन का मतलब होता है टक्कर खाना, भिड़ जाना, ठीक है। अब सेंटेंस को पढ़ो। ऑन द बिजी नेशनल हाईवे 40 वी विटनेस्ड अ कोलिजन बिटवीन अ ट्रक एंड अ बस। तो कोलिजन का मतलब होता है मिली भगत। तो आपने नेशनल हाईवे पे क्या देखा कि ट्रक और बस का मिली भगत देखा आपने, या टकराव देखा? तो क्या देखा, टकराव देखा, इसलिए कोलिजन नहीं होगा, क्या होगा, कोलिजन होगा। तो किस पार्ट में एरर है आपके, पार्ट नंबर बी में एरर है। देखो अगर आप इसको, इस बात को पता नहीं है तो आप तुरंत अब क्या करोगे, इसको वीडियो को पॉज करिएगा, ठीक है, और पॉज करने के बाद क्या करेंगे, आप उसको नोट करेंगे, ठीक है। केवल वीडियो देखना नहीं, उस पर काम भी करना पड़ेगा, टाइम दे के थोड़ा सा काम करिए। जो आप क्लास में 1 घंटे में काम करते थे वो आपको यहाँ 15, 20, 25 मिनट में करना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू डू अटमोस्ट टू डिफेंड द हार्डली वोन फ्रीडम ऑफ द कंट्री। तो एडवर्ब हार्ड और हार्डली के बारे में आपने पढ़ा होगा, है ना। एडवर्ब हार्ड और हार्डली, इसमें देखो होता क्या है, हार्ड और हार्डली में होता क्या है। हार्ड का जो प्रयोग होता है वो पॉजिटिव सेंटेंस में होता है और अच्छे मतलब पॉजिटिव मीनिंग के लिए होता है, कड़ी मेहनत से, है ना। और हार्डली जो होता है वो निगेटिव सेंटेंस में होता है, किस में होता है, निगेटिव में होता है, मुश्किल से या ना के बराबर में। तो कंट्री को फ्रीडम कैसे मिला, कड़ी मेहनत से मिला कि ना के बराबर मेहनत करके मिला? तो किससे मिली, कड़ी मेहनत करके जो है हमारी कंट्री को क्या मिला, फ्रीडम मिला, ठीक है ना। तो हार्डली नहीं हो सकता, वहाँ पर क्या होगा आपका, हार्ड होगा, ठीक है ना। तो हार्डली की जगह पे क्या होगा, हार्ड वॉन फ्रीडम ऑफ द कंट्री। तो क्वेश्चन नंबर बी में एरर था, तो दूसरे का क्वेश्चन नंबर बी में आपका एरर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। We discussed about the problem so thoroughly on the eve of the examination that I found it very easy to solve। अब देखो इसके पहले भी मैंने कॉमन एरर के कई क्वेश्चंस आपको प्रीवियस वीडियो में बना के रखा। इसके पहले भी मैं 5 वीडियो कॉमन एरर पे, 5 इम्प्रूवमेंट पे बना के रखा हूँ। आपके पास टाइम रहेगा तो आप वो सारे देख लेना। वहाँ मैंने बताया था आपको कि डिस्कस के साथ किसी भी अदर प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं। अब डिस्कस के साथ और भी शब्द हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। डिस्कस के अलावा एक शब्द और है जो एग्ज़ाम में बहुत पूछता है, वो है डिस्क्राइब, डिस्कस, डिस्क्राइब, ठीक है। ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जिनके साथ अदर किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाता है, कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लगता, इसीलिए डिस्कस के साथ अबाउट का प्रयोग नहीं करेंगे। यही इसमें एरर था। पोर्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। मैं बार बार कहूँगा डायरेक्ट वीडियो मत देखिएगा सॉल्व करने के पहले, पहले आप वीडियो को स्क्रीनशॉट लेके सॉल्व करिएगा, फिर ही आप जो है यहाँ पे देखिएगा, अदरवाइज़ बिल्कुल देखने का कोई फ़ायदा नहीं है आपको, ठीक है। अगर आप स्टेनोग्राफ़र क्वालिफाई करना चाहते हो तो मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करो, ठीक है। कोई फ़ीस आपको इसकी नहीं लगनी है, फ्री ऑफ कॉस्ट है ये। आपको केवल समय देना है और जितने भी ज़रूरतमंद लोग हैं, जितने भी एसएससी स्टेनोग्राफ़र की तैयारी करें, उनको शेयर करना ये वीडियो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। एन इंडियन शिप लेडन विथ मर्चेंडाइज गॉट ड्रॉन्ड इनटू द पैसिफिक ओशियन। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप लोग ज़रूर लिख लीजिएगा। अच्छा है क्या इसमें, ज़रा समझते हैं हम लोग। मर्चेंडाइज का मतलब क्या आपको पता है? मर्चेंडाइज का मतलब होता है सामान, ठीक है, गुड्स। तो कह रहा है एन इंडियन शिप लेडन विथ मर्चेंडाइज,
एक भारतीय जहाज़ जिसमें क्या लदा हुआ था, कुछ सामान लदे हुए थे, माल लदे हुए थे, वो क्या हो गया, पैसिफिक ओशियन में डूब गया। ड्रॉन्ड का मतलब डूब जाना तो होता है, डूब जाना तो होता है, लेकिन ये किसके लिए होता है, लिविंग के लिए होता है। अगर कोई भी सजीव है, लिविंग है, अगर वो डूब जाता है तो हम लोग ड्रॉन लगाते हैं। अगर कोई नॉन लिविंग है, जैसे सामान, वस्तु, अगर ये सब डूबता है तो हम लोग सिंक, सैंक, संक का प्रयोग करते हैं। फिलहाल यहाँ थर्ड फॉर्म लगाना है तो हम लोग क्या लगा देते हैं, संक। क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो जहाँ ड्रॉन्ड है यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, संक हो जाएगा। सिंक का थर्ड फॉर्म संक, ठीक है, SUNK। तो ये नियम याद रखिएगा, नॉन लिविंग के लिए सिंक का प्रयोग करते हैं और लिविंग के लिए किसका प्रयोग करते हैं, ड्रॉन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जब लिविंग वस्तु डूबेगी, कोई व्यक्ति डूब गया, तो यहाँ ड्रॉन का प्रयोग सही होता। नॉन लिविंग है तो यहाँ पे क्या होगा, सिंक, सैंक, संक, जो भी फॉर्म लगना है, थर्ड फॉर्म लगना तो संक हो जाएगा, ठीक है। सबको समझ में आ रहा है, तो किस पोर्शन में एरर है, सी पोर्शन में एरर है। चलिए अगला क्वेश्चन, आई स्लीप रेदर लेट लास्ट नाइट, ये तो सिंपल सा एरर है, एकदम ग्रामर के नियम पे ही है, टेंस का। लास्ट नाइट या लास्ट डे या लास्ट मंथ या लास्ट वीक, लास्ट के साथ कोई भी एडवर्ब ऑफ टाइम आता है आपका तो सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में होता है। इस स्लीप आपकी फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म हो जाएगा स्लेप्ट। क्या हो जाएगा, स्लेप्ट। आई स्लेप्ट रेदर लेट लास्ट नाइट। तो आशा करता हूँ ये 5 क्वेश्चन सबको समझ में आए होंगे। अब हम लोग आज के 6वें क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, द मोर कंटेंटेड। अब देखो ये सब डायरेक्ट नियम पे क्वेश्चन हैं, इसीलिए ग्रामर मैंने कहा आपको पढ़ा होना चाहिए, ठीक है। तो जितने भी विद्यार्थी ग्रामर पढ़े होंगे उनके लिए वीडियो बहुत ही यूज़फुल होगा, और नहीं पढ़ा है तो भाई पहले आप ग्रामर के नियम पढ़ा लिए, ठीक है। ग्रामर के नियम पहले आप पढ़ लो। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो उसको आप पहले जो है पढ़िए, कहीं से भी पढ़िए, उसके बाद आप इस वीडियो को देखिए, वेरी यूज़फुल, ठीक है। तो आप जैसे ही पढ़ोगे आपको एडजेक्टिव का नियम आ जाएगा, द मोर वाला। मैंने एक नियम आपको पढ़ाया होगा, द मोर प्लस सेंटेंस नंबर 1, फिर जो दूसरा सेंटेंस आएगा वो भी द मोर के साथ ही होता है, द मोर प्लस सेंटेंस नंबर 2, ठीक है। वही नियम यहाँ पे लगना है। तो द मोर कंटेंटेड आपने देखा, ठीक है, क्या देखा, द मोर कंटेंटेड वी आर विथ वॉट वी ऑलरेडी हैव, सेंटेंस नंबर 1 हो गया। अब दूसरा जो सेंटेंस आएगा यहाँ, द हैप्पी, जो एडजेक्टिव आया, द हैप्पी नहीं द हैप्पियर होगा। एडजेक्टिव जो है वो कैसा होगा, कंपैरेटिव ही होगा। अगर पहला कंपैरेटिव है दूसरा भी कंपैरेटिव ही होता है। तो द हैप्पी की जगह पे क्या हो जाएगा, द हैप्पियर वी विल बी। क्वेश्चन नंबर 7, द कार प्लंग्ड इन एन एक्सट्रीमली डीप वैली एंड बर्स्ट इनटू फ्लेम्स। तो देखो होता क्या है, प्लंग के साथ जो प्रीपोजिशन लगता है वो इनटू लगता है। प्लंग इनटू मतलब होता है डीप वैली में गिरना, मतलब खाई में गिरना। तो वैसे भी आप प्रीपोजिशन का नियम लगा दो, इन का यूज़ रेस्ट के लिए होता है, और मोशन में किसका होता है, इनटू का प्रयोग होता है। इन की जगह क्या होगा, इनटू। देखिए वो खाई में गिर रही है तो मोशन में होगा, इसीलिए इन की जगह पर क्या होगा, इनटू होगा। तो पोर्शन नंबर ए में एरर है। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8, एनी ऑफ दीज 2 स्टूडेंट्स कैन बी सेंड टू पार्टिसिपेट इन द ड्राइंग कंपटीशन। तो आप सभी को पता है दो की बात, दो में से किसी एक की बात होगी, तो ऐसे केस में ईदर और नीदर आता है, एनी वन नहीं आता है ना। क्या आता है आपका, ईदर और नीदर। कभी भी 2 पर्सन में से किसी एक को करना है ना। तो ऐसे केस में 2 के लिए ईदर और नीदर का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए एनी वन की जगह पे क्या हो जाएगा, ईदर ऑफ दीज 2 स्टूडेंट कैन बी सेंट टू पार्टिसिपेट इन द ड्राइंग कंपटीशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं हम लोग। सी नाइदर हैज़ विजिट नॉर, तो 2 कंडीशन थे, 2 कंडीशन के लिए नीदर का प्रयोग बिल्कुल सही है, ठीक है। नीदर और नीदर के साथ क्या लगता है, नॉर, ये भी बिल्कुल सही है। तो गलत क्या है कि हैज़ के साथ विजिट नहीं, क्या होगा, विजिटेड होगा। हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, ठीक है। सभी को क्वेश्चन समझ में आ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। दिस प्रैक्टिस डज नॉट कन्फर्म टू द रूल्स लेट डाउन बाय द कमिटी। इसमें कोई एरर नहीं है, सब कुछ बिल्कुल सही है। अगर आपको लगता है कोई एरर है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। फिलहाल इसका आंसर क्या है आपका, नो एरर, ठीक है। अब देखो, अब मान लो आपने किया होगा, आपने लगाया भाई बी पोर्सन है, और मैं तो बता रहा हूँ कि भाई डी पोर्सन है, नो एरर है। तो आप मुझसे वहाँ पे डिस्कस करो, आप मुझे कमेंट में लिखो कि सर बी पोर्सन होगा, क्योंकि आपने कुछ सोच के ही तो बी लगाया होगा, इसलिए मैंने कहा कि पहले आप सॉल्व करो। अब आपने बी लगाया तो कुछ सोच के लगाया होगा, ऐसे तो लगा नहीं दिया होगा बी कि तुक्का मार दिया। भाई तुक्का मार दिया तो डी सही मार लो फिर। और कुछ सोच के अगर आपने बी लगाया हो तो वो कमेंट बॉक्स में लिखो कि सर मैंने तो ये सोचा था कि रूल्स की जगह पे रूल होना चाहिए।
अगर आपने सोचा कि नहीं रूल्स नहीं, रूल होगा, तो लिखो कि सर ऐसा इस कारण से ये रूल होना चाहिए, तो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा वहाँ पे कमेंट बॉक्स में कि भैया ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए, इसके लिए आप वो करो। ठीक है, फिलहाल इसका आंसर क्या है, नो इम्प्रूवमेंट। अगर आपको कुछ लगा हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। तो ये 10 क्वेश्चन हो गए आपके कॉमन एरर के। चलिए अब हम लोग चलते हैं सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के क्वेश्चन पे। क्वेश्चन स्क्रीनशॉट लेके करने के बाद ही सॉल्यूशन देखिएगा। द गुड दैट मैन डू इज़ ऑफन गॉन विथ दैम। कह रहा है जो भी अच्छाई इंसान करता है वो उसके साथ चला जाता है ना, यही तो होता है। तो इसका जो इडियम है वो ये कहता है कोई भी अच्छाई या बुराई जो भी इंसान करता है वो उसी के साथ दफन हो जाती है। आप अच्छा कर रहे हो, आपके साथ वो अच्छाई दफन हो गई। आप बुरा कर रहे हो, बुराई भी आपके साथ ही दफन हो जानी है। ठीक है, तो अच्छाई बुराई सब क्या होती है आपके साथ ही क्या हो, दफन हो जाता है। तो दफन होने के लिए गॉन नहीं होगा, क्या होगा, बरीड होगा। ये एक्चुअली फ्रेज़ है, तो फ्रेज़ में हम लोग कुछ चेंजेस कर नहीं सकते, तो बरीड ही रहता है फ्रेज़ में, है ना। पूरे फ्रेज़ में क्या होता है, बरीड। एक इम्प्रूवमेंट आजकल फ्रेज़ से दे रहा है, मुहावरे से। ठीक है, तो ये हो जाएगा बी पोर्सन 11th का। अगला क्वेश्चन, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 13। योर अनलाइकली स्टोरी विल होल्ड नो वाटर। देखो होता क्या, होल्ड वाटर। होल्ड वाटर का मतलब होता है तार्किक होना। जिनको ये बात ना पता हो ये लिख लीजिएगा। होल्ड वाटर का मतलब क्या होता है, लॉजिकल होना, कोई लॉजिक होना। ठीक है, तो कह रहा है तुम्हारा ये जो अनलाइकली स्टोरी है, अनलाइकली मतलब असंभावित, जो पॉसिबल ही ना हो, कुछ बनावटी बातें, तो तुम्हारी ये जो अनलाइकली स्टोरी है विल होल्ड नो वाटर, मतलब इसमें कोई लॉजिक नहीं है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। तो पढ़ने के हिसाब से तो होल्ड नो वाटर बिल्कुल सही है, लेकिन इडियम्स ये कहता है कि होल्ड वाटर होता है इडियम, और इडियम के बीच में आप कोई नया वर्ड नहीं जोड़ सकते हो। कहने का मतलब वो जो नो है वो बीच में नहीं आएगा, उसको हमें कहाँ रखना पड़ेगा, होल्ड के पहले। ठीक है, तो नो नहीं रह जाएगा, अब नॉट हो जाएगा। तो अब लाइन क्या हो जाएगा, योर अनलाइकली स्टोरी विल नॉट होल्ड वाटर, विल नॉट होल्ड वाटर। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। ही केम हियर विथ अ व्यू ऑफ गेटिंग माई अप्रूवल। ग्रामर का नियम आपने पढ़ा हुआ है, रिवाइज किया हुआ है। अगर नहीं किया हो तो कर लीजिए, क्योंकि अब ये वीडियोज़ रुकने वाली नहीं है, एक के बाद एक वीडियोज़ आपको मिलनी है। ठीक है, तो ये नियम तो डायरेक्ट है, विथ अ व्यू टू, याद करिए नियम, विथ अ व्यू टू, हैबिचुएटेड टू, एडिक्टेड टू, ठीक है ना, लुक फॉरवर्ड टू के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। नोट कर लीजिएगा, के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो विथ अ व्यू ऑफ नहीं होगा, क्या हो जाएगा, विथ अ व्यू टू प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, तो वो तो लगा ही गया। तो 13 का आंसर हो जाएगा सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। प्लीज़ ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम इन अ मैनर डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू हैव डन सो फार। तो सो फार के साथ सेंटेंस, ये आपका एडवर्ब ऑफ टाइम आया। सो फार के साथ जो सेंटेंस होता है वो किस में होता है, प्रेजेंट परफेक्ट। अब ये पूरा नियम मैं पढ़ दे रहा हूँ ताकि आपको मालूम चल जाए। येट, सो फार, अप टिल नाउ, है ना, ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं जिनके साथ सेंटेंस किस में होता है, प्रेजेंट परफेक्ट में होता है, जो कि लगा हुआ है। इसलिए सेंटेंस का आंसर क्या होगा, नो इम्प्रूवमेंट, कोई इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं हम लोग। द पर्सन हु विल रिटर्न द लॉस्ट वैलेट विल बी रिवार्डेड। मतलब जो खोए हुए वैलेट को, पर्स को वापस करेगा, है ना, वो रिवार्ड किया जाएगा। तो कंडीशन, रिवॉर्ड कब किया जाएगा, जब आप खोए हुए पर्स को वापस करोगे। तो कभी भी कंडीशन अप्लाई किया जाता है, उस कंडीशन के बाद उसका परिणाम दिया जाता है। ठीक है, शर्त रखने के बाद अगर आपको उसका कुछ इनाम मिले या कोई परिणाम मिले, रिजल्ट मिले, तो ऐसे सेंटेंस को हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट वाले नियम में करते हैं। याद होगा, है ना, कंडीशनल सेंटेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट वाला सेंटेंस जो था जब शर्त रखी जाती है। तो इसमें नियम क्या होता है, जो शर्त वाला सेंटेंस होता है, जहाँ जिस सेंटेंस में आप शर्त रखते हो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। शर्त वाला जो भी वाक्य होगा वो किस में होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और जो उसका रिजल्ट होगा शर्त पूरा होने के बाद, वो किस में होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट में होगा। ठीक है, यही नियम यहाँ पे फॉलो करो। शर्त क्या रखी गई है, जो लौटाएगा, तो लौटाने वाला वाक्य किस में हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। परिणाम क्या होगा, ही विल बी अवार्डेड, फ्यूचर इंडेफिनिट। विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पैसिव था तो बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कर दिया।
ठीक है, सबको बात समझ में आ रही है कैसे हुआ ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। प्लीज़ आस्क द स्टूडेंट व्हाट इज़ हिज नेम सर नेम। तो ये आपके नरेशन का नियम है। नरेशन का नियम ये कहता है कि अगर कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, व्हाट से मालूम चलता है कि वो इंट्रोगेटिव है, ठीक है। उसके बाद जो वाक्य होता है वो सिंपल सेंटेंस में होता है, ना कि इंटरोगेटिव में होता है। सिंपल कहने का मतलब सब्जेक्ट आएगा, सिंपल कहने का मतलब सब्जेक्ट आएगा, फिर आपका वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। तो ये जो हिज सरनेम है वो पहले आएगा और ये जो इज है वो बाद में आएगा, ठीक है ना। तो लाइन क्या हो जाएगा, व्हाट हिज सरनेम इज़। वास क्यों नहीं किया, क्योंकि मेन वर्ब किस में था, प्रेजेंट में था, इसलिए इसको प्रेजेंट में ही रखना। अगर यहाँ आस्क की जगह पे आस्ट होता तो हम लोग वाज वाला करते, बी ऑप्शन, ठीक है। तो कौन सा आंसर होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। सभी को समझ में आ रहा है, वीडियो यूज़फुल है, ठीक है। तो सभी लोग इसको देखिएगा, पूरा वीडियो ज़रूर देखिए। अभी मैं लगातार आपको जो है 100 क्वेश्चन कराऊंगा। अब ये 20 के बाद फिर अगला 20 का वीडियो आपको मिल जाएगा। वीडियो आपको कैसा लग रहा है ज़रूर आप मुझे कमेंट करिए, ठीक है। मुझे बताइए वीडियो आपको कैसा लग रहा है, ठीक है, ताकि मेरा भी हौसला बढ़ता रहे और मैं आगे ऐसे ही वीडियोज़ बनाता रहूँ, ठीक है। 10 सेट मैंने सोचा हुआ है। अगर सभी लोगों ने अच्छे से किया, मेरा हौसला बढ़ता रहा, तो मैं 10 की जगह 15-20 सेट भी कराऊंगा, सितंबर तक कंटिन्यू कराऊंगा, ठीक है। और मेरी गारंटी है जिन लोगों ने ग्रामर पढ़ा हुआ है, वो कैसे पढ़ा हुआ है, उनकी सिलेक्शन कराने की जिम्मेदारी किसकी है, मेरी है। मैं आपको मेहनत कराऊंगा, बशर्ते आपको ईमानदारी के साथ लग जाना है। द वर्ड प्रोसेसर हैज़ रिवोल्यूशनाइज्ड ऑफिस प्रोसीजर्स मोर देन एनी मशीन ऑफ द मॉडर्न टाइम्स। देखो एडजेक्टिव का नियम पढ़ो, फटाक से लगा दो। डेफिनेशन पे क्वेश्चन है कंपैरेटिव डिग्री के, ठीक है। जब भी दो के लिए प्रयोग करते हैं कंपैरेटिव, दो से अधिक के लिए सुपरलेटिव। तो जब आप एनी मशीन से करोगे तब तो सेंटेंस आपका सुपरलेटिव हो जाएगा, क्योंकि सभी मशीन से आपने कर दिया, ठीक है। दो से अधिक की तुलना में सुपरलेटिव, लेकिन बनाना हमको कंपैरेटिव है। ऐसे केस में मैंने कहा था आप अदर का प्रयोग कर लो, सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा। कभी भी दो से अधिक में आपको कंपैरेटिव बनाना है तो आप क्या लगा दो, अदर लगा दो, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। देखो सब में अदर लगा हुआ, लेकिन हैज़ लगा दिया है। हैज़ की यहाँ कोई चर्चा नहीं हुई है, तो हम लोग कौन सा ऑप्शन लेंगे, सी ऑप्शन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। आई हैव स्टडीड द वर्क्स ऑफ जॉर्ज बर्नार्ड शॉ नॉट ओनली फॉर देयर प्लॉट्स बट ऑल्सो बिकॉज दे आर वेरी विटी। तो सिंपल सा नियम है नॉट ओनली बट आल्सो का। नॉट ओनली के साथ जो प्रीपोजिशन होगा वही प्रीपोजिशन किसके साथ होगा, बट आल्सो के साथ भी होगा। तो आप ध्यान दीजिए, नॉट ओनली के साथ क्या लगा हुआ है, फॉर लगा है, तो बट आल्सो के साथ भी क्या लगा होना चाहिए, फॉर। और वैसे भी बट आल्सो एक रीज़न बताने वाला कंजक्शन है, उसके साथ फिर बिकॉज एक रीज़न बताने वाला कंजक्शन नहीं आ सकता, तो बिकॉज तो बिल्कुल नहीं होगा। क्या होगा यहाँ पे, क्योंकि वहाँ फॉर लगा तो यहाँ भी क्या होगा, फॉर का ही प्रयोग करेंगे। अब ज़रा देख लो कौन से ऑप्शन में है, कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। देख रहे हो 20 क्वेश्चन में हमने 23 से 24 मिनट ले लिए, ख़त्म होते होते 25 मिनट तो पारी हो जाने। तो 100 क्वेश्चन लूँगा तो पता चलेगा 2 घंटे का हो जाएगा, क्योंकि मुझे एक्सप्लेन भी करना है, मुझे केवल आंसर नहीं बताना है। अगर मुझे केवल आंसर बताना होता तो मुश्किल से 10 मिनट में वीडियो समाप्त हो जाता, ठीक है। इसीलिए 74 एप्लीकेंट्स वर रिसीव्ड ऑफ हुम द बेटर वर सेलेक्टेड फॉर डिटेल रिव्यू। देखो होम का प्रयोग करते हैं पर्सन के लिए, आप सबको पता होगा, ठीक है। और यहाँ बात हो रही है 4 एप्लीकेशंस जो कि नॉन लिविंग है। नॉन लिविंग के लिए होम नहीं विच का प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं, विच का। तो ज़रा देखो ये ऑप्शन तो गया, नो इम्प्रूवमेंट हो नहीं सकता, 2 बचे हैं, ठीक है ना। अब आप क्या लगाओगे, ऑफ 74 एप्लीकेशंस हैं, है ना। 2 से अधिक है तो कौन सी डिग्री लगेगी, कंपैरेटिव, पॉजिटिव या सुपरलेटिव। कंपैरेटिव नहीं हो सकता क्योंकि संख्या 2 से अधिक है, बचा क्या, सुपरलेटिव। ऑफ विच द बेस्ट वर सेलेक्टेड, ठीक है। बात सबको समझ में आ रही है कैसे करना है। चलिए जब डायरेक्ट ना दिखे तो एलिमिनेट करके लगाइए। क्वेश्चन ये सब गलत नहीं होने चाहिए। अगर 20 क्वेश्चन है तो 20 में कम से कम 19 आपके सही होने चाहिए। जब तक ये रेशियो नहीं आ जाए आप 20 पे मेहनत करते रहो कि यहाँ पे 19 आपको आना चाहिए, एनी वे एनी हाउ, तभी आप 75 85 प्लस जाओगे। इंग्लिश में लक्ष्य बना लीजिए 80 प्लस लाने के लिए।
80+ से कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मेरिट आजकल बहुत हाई जा रही है। और बड़ा आसान है इंग्लिश में 80+ लाना, मैं आपको बताऊंगा। देखो ऐसे ही क्वेश्चंस एग्ज़ाम में भी आते हैं, तो ऐसा नहीं कि मैंने बहुत आसान ले लिया बहुत कठिन ले लिया, मैंने बिल्कुल एग्ज़ाम के लेवल पे आपके क्वेश्चंस लिए हुए हैं, ठीक है। और ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं किसी न किसी एग्ज़ाम के, ठीक है। बड़ी मेहनत करनी पड़ती है इनको कट पेस्ट करके आपके पास तक लाने के लिए, तो आपको भी मेहनत करनी होगी इसको लगाने के लिए, इस वीडियो को देखने के लिए और शेयर और सब्सक्राइब कराने के लिए, ये जिम्मेदारी आपकी होगी। सब्सक्राइब नहीं कराओ चलेगा, लेकिन कम से कम जितने लोग ज़रूरतमंद हैं उनके तक पहुंचाओ, ठीक है। लाइक करते रहो, मेरे तक ये पहुंचे कि आपने इस वीडियो को देखा, मेरी मेहनत क्या हुई, सफल हुई। आज का क्वेश्चन नंबर 20, द गुड फॉर्च्यून ऑफ बीइंग अ म्यूजिशियन इन माई यूथ हैज़ हेल्प मी इन माई प्रोफेशनल लाइफ। देखो बीइंग का जो प्रयोग करते हैं वो भूतकाल के सेंटेंस के लिए करते हैं, ठीक है। पास्ट के सेंटेंस के लिए बीइंग का प्रयोग करते हैं, इसलिए यहाँ पे बीइंग नहीं, क्योंकि हैज़ से हमें मालूम चल रहा है कि प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है, इसलिए बीइंग ये भी गया ये भी गया, तो बचा क्या, मार दो, ठीक है। देखो ऐसे किया जाता है, सबको समझ में आ रहा है, किसी को कोई दिक्कत। चलिए, तो ये आज के 20 क्वेश्चन, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आगे सभी विद्यार्थियों तक आप सभी लोग इन वीडियोस को पहुँचाइए और लाइक्स और शेयर कराते रहिए, ठीक है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि वीडियो आपको यूज़फुल लगता है कि नहीं लगता है, ठीक है, ताकि मैं आगे इस पे कुछ और एनालिसिस कर सकूं, ठीक है। सभी लोग अच्छे से नोट करके वीडियो को लिखिए। नोट करने का मतलब क्या है, जो बातें नहीं मिलती आप उसको नोट करिए, ठीक है। ओके, थैंक यू, टेक केयर, हैव अ गुड डे। और कसम खा लो कि इस बार एसएससी स्टेनोग्राफर आपको पास करना ही करना है, ठीक है। चलिए, थैंक यू।